ऐसे क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन डाल रहा हूँ जिनको हर पेपर के लिए आप महत्वपूर्ण माने। ये क्वेश्चन हर पेपर में अक्सर जो है आ जाते हैं और इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है कि हम ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं, जबकि ये एक ऐसे क्वेश्चंस का ग्रुप है जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं 18, 19, 20। ये हर पेपर में, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए, एक बात बताया हूँ आपको कि कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में आप पढ़ लीजिए, किसी भी जो है ऑनलाइन कोचिंग से आप जुड़ जाइए, लेकिन सफलता का केवल एक मात्र मूल मंत्र होता है और वो होता है प्रैक्टिस। खास तौर से मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सफलता आपके करीब आती जाएगी। अन्यथा बातें तो बहुत होती हैं, बातें करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सफलता का एकमात्र सूत्र याद रखिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय भी है जिसमें आप समय बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। 2933 पर 513 की घात दी गई है, इकाई का अंक क्या होगा? देखिए, ये प्रश्न अक्सर ऐसा प्रश्न मैथमेटिक्स में, एक बात और ध्यान रखिए, कभी प्रश्न रिपीट नहीं करता, प्रश्न का टाइप रिपीट करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, सॉल्यूशन इससे संबंधित अन्य प्रश्नों की तैयारी करना जरूरी है। ये नहीं कि यही प्रश्न आपको रखा मिल जाएगा, यही संख्याएं रखी मिल जाएंगी, ठीक है। तो दिया हुआ है 2933 पावर 513। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला पॉइंट है इकाई देखना। क्या देखना है आपको? इकाई। इकाई का अंक है 3। अगर आपने इकाई नहीं देखा तो वापस आए। और दूसरा पावर से देखना है आपको। पावर कितनी है? 513, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो 513 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि घातों की जो संख्या दी जाएगी उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और घात बचेगी, शेष बचेगा 1। देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। तो यहाँ पर आएगा 1 शेष। चलिए अब आगे चलते हैं। जब 1 शेष आया, शेष कितना आया? 1 आया। 1 शेष आया है। अब हम लोग इकाई के अंक पर, इकाई का अंक कितना दिया था? 3। 3 पर घात 1 लगा देंगे, इसमें इकाई का अंक 3 आएगा, ठीक है। इसमें इकाई का अंक 3 आएगा, इसका विकल्प होगा तीसरा। अब मैं इससे संबंधित आपको पॉइंट नोट करा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। घातें देख करके हम जो है पगला जाते हैं। घात, शेष, शेष यदि आपका आता है 0 तो घात लगेगी 4 की। शेष यदि आता है 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। ये आप ध्यान कर लें। यानी कि 4 का भाग देने पर यदि शेष 0 आता है तो आपको घात 4 लगानी पड़ेगी। शेष यदि 1 आता है तो इकाई के अंक पर 1 की घात लगानी पड़ेगी। शेष यदि 2 आता है तो इकाई के अंक पर 2 की घात लगानी पड़ेगी। शेष यदि 3 आता है तो आपको इकाई के अंक पर 3 की घात लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगला बिंदु आप नोट कर लीजिए, बहुत शॉर्ट में है, कहने का मतलब है, अगर जो है इतनी मेहनत भी हम क्यों करें, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लेवल पर जो है ज़्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं होता। यदि इकाई 0 है, 1 है या 5 है, ये ध्यान रख लीजिए, तो आपको कुछ करना ही नहीं। इकाई का अंक जैसे यहाँ पर
2933 में इकाई का अंक 3 दिया हुआ है। यदि यहाँ पर इकाई का अंक 0 होता या 1 होता या 5 होता तो आपका सदैव आंसर आएगा, यदि 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, क्योंकि इन संख्याओं पर कितनी भी आप घात लगा दें इकाई का अंक सदैव वही आता है जो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी छात्र की एक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने भूल से उस संख्या का वर्ग निकाल दिया। यदि गलत उत्तर सही उत्तर का 125 गुना हो तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं मैं। किसी छात्र को एक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने को कहा गया, माना संख्या x है तो उससे कहा गया था √x निकालने को, लेकिन उसने भूल से उस संख्या का वर्ग निकाल दिया, लेकिन उसने निकाला क्या, x²। ठीक है, यदि गलत उत्तर सही उत्तर का 125 गुना हो तो यानी कि 125 √x = x² होगा। ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। चलिए पहले ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल कितना होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 125 = x²/√x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 125 √x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 125 गुणा 125, या x = 125 × 125। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी छात्र को एक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने भूल से उस संख्या का वर्ग निकाल दिया। यदि गलत उत्तर सही उत्तर का 125 गुना हो तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल कितना होगा। देखिए निकालना था उसे √x और निकाला उसने क्या, स्क्वायर। चलिए जब x² निकाले, लेकिन दिया हुआ है x² जो है वो √x का 125 गुना है, तो यानी कि सीधा सीधा 125 √x = x² होगा। जब हम 125 से √x उधर ले जाएंगे तो x² √x हो जाएगा, सीधी बात है। अब इसको अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं समझा है तो समझ लेंगे, मैं अगला वीडियो इसी संबंधित डालूँ। x² को कैसे लिखेंगे, √x⁴ और यहाँ पर आ जाएगा √x, तो 125 = आ जाएगा √x⁴। यानी कि जब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 125 √x। और ऐसा जब होगा तो ध्यान रखिए जरा, यहाँ से आ जाते हैं। क्या होगा भाई, 125 √x। तो यहाँ पर आ जाए 125 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 √x। तो x की वैल्यू इससे क्या प्राप्त होगी, x = 25। x = 25 हमको प्राप्त होगी।
अब प्रश्न क्या कह रहा था, यदि तो उस संख्या का अंकों का गुणनफल क्या होगा। सीधा सीधा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, इसका विकल्प आएगा ये। चलिए इस प्रश्न में एक और आपको पॉइंट बता देता हूँ, बिल्कुल तुरंत प्रश्न को देखते ही आप उसमें उत्तर लगा दें, ये प्रबल संभावना है। देखिए 125 कितना दिया हुआ है, 125, 125 गुना था, इट मीन्स 125 मल्टीपल है इसका, यानी कि इसका जो मिनिमम यूनिट फैक्टर है वो 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5, यानी कि उस संख्या में 5 कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ उसका एक फैक्टर है, उसका जब HCF निकालेंगे तो 5 अवश्य आएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा विकल्प इसमें से 5 से डिवाइड हो रहा है। इनमें से कोई भी विकल्प 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, ना ही 18, ना ही 12, ना ही 36, केवल 10 हो रहा है। इट मीन्स इसका आंसर 10 ही होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, ये एक शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए। क्यों, क्योंकि 125 5 का फैक्टर है और इनमें से कोई भी संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो रही है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पहली और तीसरी संख्याओं का योग 102 है। कितना योग दिया हुआ है, 102। पहली और तीसरी संख्याओं का योग 102 है। तीसरी और दूसरी संख्याओं का योग पहली तीसरी 102, दूसरी और तीसरी इसका दिया हुआ है 108, और पहली और दूसरी इसका दिया हुआ है 104। ये ध्यान रखना कि हर संख्या 2 बार आनी चाहिए। 3 2 बार आया है, 2 2 बार आया है और 1 भी 2 बार आया है। ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिल जाए तो आप सीधे सीधे इन तीनों को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए। 8 4 12 तो 14 1 और 3 314, और 314 में हम किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। क्यों, हर संख्या 2 बार रिपीट करी, ध्यान देना, हर संख्या 2 बार रिपीट करी, 2 का भाग दे देंगे। 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। पूछ क्या रहा, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 157, यानी 1 + 2 + 3, तीनों संख्याओं का योग 157 आ गया। पहला विकल्प इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 2000 से 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो ऐसे प्रश्नों में प्रायः यदि 1 से 3000 तक पूछता तो बहुत सिंपल होता, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। यहाँ पर वो 2000 से 3000 के बीच में संख्या पूछ रहा है, तो पहले हम नियरेस्ट नंबर निकालेंगे 2000 तक जो 7 से विभाजित हो, फिर हम लोग 3000 तक नियरेस्ट नंबर निकालेंगे जो 7 से विभाजित हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे छोटा संख्या है 2000, जहाँ से हमें चालू करना है 7 से विभाजन, तो यहाँ से संख्या 2000 से बड़ी आएगी, और 3000 जहाँ तक हमें पहुँचना वहाँ से संख्या 7 से छोटी आएगी। तो 2000 में हम लोग 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 6 अंक उतारा 0 का, 7 अट्ठे 56, बचे 4 अंक उतारा 0 का, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42। ये देखिए यहाँ पर 2 कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है, 2। तो यहाँ पर हमें 2000 में 2 जोड़ना पड़ेगा, संख्या हो जाएगी 2002। कितनी हो जाएगी, 2002। चलिए अब अगले डिविडेशन पर आते हैं। पहली संख्या कितनी बन गई, 2002। अब 3000 में हम लोग भाग देंगे किसका, 7 का, 7 चौको 28, बचे 2 अंक उतारा 0, 7 दूनी 14, 6 अंक उतारा 0, 7 अट्ठे 56, बचे 4, यानी कि यहाँ हमें 4 इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था ये संख्या छोटी होगी। तो 4 घटा दीजिए, 2996 आ जाएगा।
देखना 7 से विभाजित हो रही, 7 चौको 28 बचा 1, ये देखना 7 से विभाजित, 7 चौको 28 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 अट्ठे 26, यानी कि हमारी संख्याएं हो गई 2002 और 2996, 2002 और 2996। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2996 माइनस 2002, कितना बच रहा है भाई, 4990। अब इसमें हम लोग 7 का भाग दे देंगे, डिवाइडेड बाई 7, 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौको 28 बचा 1, 7 दूनी 14, 142 आंसर आ रहा है चौथा प्रश्न। ये ध्यान रख लिए, इस क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इस संख्या में हुआ क्या, इस संख्या में ये हुआ कि पहले तो आपको 2000 के नियर वो संख्या चाहिए होगी जो 7 से विभाजित हो, फिर 3000 के नियरेस्ट वो संख्या चाहिए होगी जो 7 से विभाजित हो। यदि 1 से 3000 तक होता तो सीधा सीधा आप 3000 में 7 का भाग दे देते और संख्या आ जाती। ठीक है, ये ध्यान। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक संख्या के दो अंकों का योग 9 है तथा उसका गुणनफल 18 है। उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगी यदि मूल संख्या का दहाई का अंक बड़ा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पलटने पर संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर दिया हुआ है मूल संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। ये दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, तो यानी कि जो संख्या पलटी जाएगी वहाँ पर दहाई का अंक इकाई के अंक से छोटा होगा। तो यहाँ पर विकल्प कौन कौन से बन रहे, ये तो पहला कट गया, दूसरी ये चौथा कट गया। अब 36 या 45 में से होगा, ध्यान देना। और दो अंकों का योग 9 है, 6 3 9 और 5 4 9, ये भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं तथा उनका गुणनफल 18 है। यहाँ देखिए 6 तिहाई 18 सेटिस्फाइड और 5 चौको 20 नॉट सेटिस्फाइड, यानी दो शर्तें पूरी हो रही। इस हिसाब से 36 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 36 आंसर होगा। और सीधा सिंपल सवाल है, बाकी आप यदि कैलकुलेशन करें तो इसमें कर लें। एक्स वाई इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे इसको, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सीधे सीधे आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग उसके गुणनफल से 574 कम है, उन संख्याओं का योग क्या है। देखिए दिया हुआ है दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्या। तो भाई अब सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से चलेंगे, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा आपको। अब देखते हैं, तीसरा आंकड़ा दिया हुआ है 45 का। 45 को दो सम संख्याओं में बांट सकते हैं। देखिए 22.5 इसका आधा आएगा, या तो ये होगा 22 और फिर होगा 24। सम संख्याएं तो ऐसे निकलेंगी, लेकिन इनका योगफल आ रहा 46। चलो 21 ले लेते हैं और 23 ले लेते हैं, लेकिन ये सम संख्याएं नहीं हैं, तो यानी कि 45 वाला विकल्प गलत है। अब आ जाते हैं 60 वाले में। 60 वाले में आ जाते हैं, 60 का हम कर सकते हैं आधा 30, तो 30 के आधे इधर 29 और इधर 31, जो सम संख्याएं नहीं हैं। और आप किसी भी तरीके से जोड़ेंगे दो लगातार यानी क्रमागत सम संख्या नहीं निकलेंगी। 50 पर आते हैं, 50 को डिवाइड करेंगे, इसका आधा होगा 25, एक संख्या आ जाएगी 24, एक संख्या आ जाएगी 26। कहीं ना कहीं ये फिट बैठ रहा है। अब इसे हमें चेक करना है, केवल क्या करना है, इसे चेक करना है। चलिए पहले विकल्प को हमें चेक करना है। ये वाला विकल्प हमारा निकला है 50 वाला। तो संख्या क्या निकली थी, 24 और 26। लिखा हुआ है दो क्रमागत सम संख्या का योग, 24 26 का योग तो 50 आ गया। उनके गुणनफल से 574 कम है। अब गुणा कर देते हैं, 24 गुणा 26।
6 चौको 24 जाने 2, 6 12 तो 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 4 8 4 1 1 4 1 5 1 6 624, 624। ये यहाँ कह रहा था कि उनके गुणनफल से 574 कम है, यानी यहाँ पर 50 जो उनका योगफल है वो घटाना पड़ेगा। 4 12 7 ऐसे घटा लिया था 5 574, यानी वही संख्या में प्राप्त हुई 574। इट मीन्स पहला विकल्प 50 वाला विकल्प इसका सही। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 60 अधिक है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? ध्यान देना यहाँ पर, इसको आप इस चार्ट से समझ लीजिए। माना बीच वाली संख्या x थी, कितनी थी? x, तो इसके पहले वाली क्या होगी? x माइनस 2, इससे x माइनस 4, और इधर वाली संख्या क्या होगी? x प्लस 2, और इधर वाली संख्या क्या होगी? x प्लस 4। और वो कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 60 अधिक है, यानी कि ये और ये चारों जुड़ करके x प्लस 60 बनेगा, यानी इसकी वैल्यू 60 आ रही, यानी कि इन चारों को जोड़ने पर हमें 60 मिलेगा। इन चारों को जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 60। तो x इज इक्वल टू 15 आ गया। कितना आ गया? 15। जब इसकी वैल्यू 15 आई तो जाहिर सी बात x प्लस 4 यानी 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 होगा। इसका विकल्प तीसरा सही होगा, ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो और संख्या के अंकों का योग 15 हो तो संख्या क्या है? देखिए यहाँ पर ये लाइन ध्यान दीजिए, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो तो ये सेटिस्फाइड है और ये सेटिस्फाइड है। पहला और दूसरा विकल्प तो पहले ही हो गया, यानी आप 50% पर आ गए। कौन बने करोड़पति में 50-50 होता है। तो हमें 96 और 87 से हमें चेक करना है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अंकों का योग 15 है, मुझसे 15 सेटिस्फाइड, 8 7 15 सेटिस्फाइड। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। तो अंकों को इनको पलटने पर क्या हो जाएगा? 69, और इसको पलटने से हो जाएगा 78। माइनस कर दीजिए, इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा 0, और इधर घटाते हैं, इधर 7 और इसमें से 8 में से 2 27, यानी कि यहाँ क्या कह रहा था? अंतर 27 मिल रहा है, और यहाँ पर अंतर 27 मिल रहा है। तो यानी कि 96 वाला विकल्प सही है। तीसरा विकल्प भी यहाँ क्रॉस हो गया। आपका चौथा नंबर का विकल्प सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी से 57 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहले संख्याएं देखते हैं। x प्लस 2, x प्लस 4। यहाँ लिखा हुआ है कि पहली और दूसरी संख्याओं का योग, इन दोनों का योग तीसरी संख्या से 57 अधिक है। इट मीन्स सीधा सीधा हुआ है कि इन दोनों को योग, इसमें यदि हम 57 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 61। x रह जाएगा तो x इज इक्वल टू 61 माइनस 2, x इज इक्वल टू 59। तो पहली संख्या 59 आ गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 2 इज इक्वल टू 61, और तीसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 4 इज इक्वल टू 63। विकल्प यहाँ पर 61 वाला सही होगा, चौथा नंबर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 3 लगातार संख्याओं में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बीच वाली संख्या का 1/41 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखिए ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है, ओरल क्वेश्चन है, लेकिन यदि सॉल्व करने चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझने का भी फेर हो जाएगा। इस टाइप को मैं समझा रहा हूँ, और इससे संबंधित अन्य प्रश्न की तैयारी भी आप अवश्य कर लें, आप इसे ओरल करने में सक्षम हैं। 3 लगातार सम संख्याएं हैं, तो 3 लगातार सम संख्याएं हमेशा कुछ इस प्रकार से होती हैं।
हमेशा। ठीक है, तो अगर हम जब भी 3 लगातार सम संख्याओं में से पहली और तीसरी का अंतर निकालेंगे तो अंतर 2 का निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 का अंतर। सीधी बात है। हमेशा ही, चाहे वो करोड़ों की संख्या हो चाहे अरबों की संख्या हो, 3 लगातार सम संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का अंतर हमेशा 2 आएगा और ये बराबर है 1/41 के। तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी? 41 दूना 82, यानी बीच वाली संख्या जो आ रही है वो 82 है। सीधी बात है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 82 के पहले क्या होता है? 81, और 82 के बाद क्या होता है? 83। सबसे छोटी संख्या 81, विकल्प नंबर 1 सत्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए वही प्रश्न आ गया है, संख्या 1237 में 256 का वर्ग दिया हुआ है और इकाई का अंक क्या पूछ रहा है। मैंने पीछे सबसे पहला प्रश्न आज बताया है, उसमें ट्रिक बताई हुई थी। यदि आपका 0 बच रहा हो तो 4 की घात लगेगी, यदि 1 बच रहा हो तो 1 घात लगेगी, 2 बच रहा हो तो 2 की घात लगेगी, 3 की घात लगेगी। और इससे पहले हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक यदि 0 है, 1 है, 5 है तो हमें कुछ करना ही नहीं, इकाई का अंक सदैव यही आएगा, घातें कितनी भी लगी हों। तो अब आते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। घात इसमें कितनी लगी हुई है? 256, और इकाई का अंक 0, 1 और 5 नहीं है, तो 256 में हम लोग 4 का भाग दे देंगे। 4 छंग 24, बचा 1, अंक उतारा 6 का, 4 चौको 16, 0। पूरा पूरा शेष यहाँ पर कुछ नहीं बचा। शेष यहाँ पर जब कुछ नहीं बचा तो इट मीन्स इस पर 7 पर लगेगी 4 की घात। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सते 49, 7 सते 49 और 9 81। यहाँ पर इकाई का अंक आएगा 1, विकल्प 4 आपका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 7 संख्याओं का योग 102 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग 60 हो तथा अंतिम 4 संख्याओं का योग 68 हो तो प्रारंभ से चौथी संख्या क्या है? ये प्रश्न बहुत बार आता है और हम लोग अक्सर कर इसमें जो है गलतियां कर जाते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न हो, 7 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा विषम संख्या दी जाएगी। संख्या कितनी जाएंगी? विषम। 7 संख्याएं हैं या 8 संख्याएं हैं, और अगर विषम नहीं दी गई, सम दी गई है तो योगफल भी सम संख्याओं का ही दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपको 60 प्लस 68 करना है, बराबर आ जाएगा 128, और 128 को हमें 102 से 102 माइनस कर देना, उससे 26 आंसर आ जाएगा। 26। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। देखिए आंसर 26 आ गया, कैसे आया इसे समझना पड़ेगा। समझ जाएंगे तो इससे संबंधित और भी प्रश्न आ जाएंगे तो आप कर लेंगे। देखिए 4 संख्याएं, 1 2 3 4, और फिर हम लिखते हैं उन्हीं संख्याओं को 1 2 3 4। यहाँ पर पहली 4 संख्याओं का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60, और इधर बाद की 4 संख्याओं का योग दिया है, कितना दिया है? 68। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात, इसमें जो चौथी संख्या है वो बार बार कॉमन आ रही है और इन सभी का योग दिया गया है 102, यानी कि 102 में ये बीच वाली संख्या एक बार है और इन सभी में 2 बार है। यानी कि अगर हम इन सबको जोड़ दें, 60 और 68 को जोड़ दें और इसको घटा दें तो 2 बार में से एक बार ये संख्या कट जाएगी जा करके, तो एक बार की संख्या बच जाएगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि यानी 60 और 68 को जोड़ देंगे और इसके जोड़ों से यदि हम 102 घटा देंगे तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट फिर 2 बार रिपीट करके समझना पड़ेगा। अगर इसे समझ गए तो आगे के सवालों में आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बारीकी से इसे समझना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जैसे 84 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह 147 का भी गुणज है। देखिए इस प्रश्न में इसको घुमा भी सकते हैं, जैसे कि ये कह सकते हैं कि 84 में गुणा करने वाले, अभी एक पूछ सकते हैं 147 में किसका गुणा किया जाए तो 84 का गुणा जाए। तो हमारा मुद्दा ये नहीं कि प्रश्न सॉल्व हो जाए, हमारा मुद्दा ये है कि ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऐसा प्रश्न
या इस कॉन्सेप्ट का कोई भी प्रश्न आ जाए हम उसे सॉल्व कर सकें। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले हम 84 के फैक्टर करते हैं। 84 फैक्टर करते हैं, बहुत सिंपल है। 2 कॉमा 2 कॉमा 4, 4 दूनी 8 और 4 7, 7 चौको 28 और 3 कॉमा 7। देखिए 2 4 3 12, 12 6 72, 12 7 84 हो गया। अब इधर हम करते हैं 147 के मल्टीपल फैक्टर। यहाँ 2 का तो कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ हम लेते हैं 3 सबसे छोटी संख्या, 3 3 चौको 12 बचे 2, 3 नमा 27, 49 बचा। फिर आएगा 7 और 7। ये फैक्टर आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आप। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब हमें किसका गुणा करना है? यदि हम इस 7 का गुणा इसमें कर दें और इस 4 का गुणा इसमें कर दें तो संख्याएं बराबर हो जाएंगी। पूछा किस में गया हुआ है? पूछा गया है 84 में किसका गुणा करना, तो 84 में गुणा करना है हमें 7 का, विकल्प 7 से होगा। अगर यही पूछा जाता 147 में किसका गुणा करना, तो हम 4 लेकर के आते हैं, ठीक है। मैं इस प्रश्न को दोबारा आपको समझाऊंगा क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप फिर से समझ लीजिए, इस बार ऐसे देख लीजिए 84 और 147, ठीक है। 84 2 2 3 7, इसका फैक्टर कितना आया था? 3 7 और 7, 3 क्रॉस हो गया, 7 क्रॉस हो गया। अब प्रश्न पूछा जाए 147 में किसका गुणा करना है, तो 4 का गुणा करना है। और अगर पूछा जाए 84 में किसका गुणा करना है, तो 7 का करना है। 7 आंसर आ जाएगा। बहुत सरल मैंने आपको। अगले प्रश्न पर आते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 13 या 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचता है? देखिए इस तरीके का प्रश्न बहुत आता है। यहाँ से ध्यान देने वाली भाषा का फेर हो जाता है, जिसमें और जिससे, ठीक है। यहाँ में और से ध्यान रखें, यानी जिसमें, यानी कि अभी 13 या 9 का हमें भाग देना है, और जिससे होता तो 13 या 9 में भाग देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना 13 और 9, 13 और 9, इसका आपका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग। 13 और 9 का एलसीएम सीधा सीधा है, दोनों एक ये 3 की फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा 117। तो 117 में अब यहाँ पर न्यूनतम संख्या भी पूछी गई है, तो 117 में हम लोग यहाँ पर 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 कोई विकल्प दिया गया नहीं, दिया गया है, तो इनमें से 5वां सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल पर आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आया हुआ है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 5 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने से 39 कम है, लेकिन संख्याओं का योग उसके अंतर से 42 अधिक है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है? चलिए इसको हम लोग उल्टा सॉल्व करते हैं। संख्याओं का योग उसके अंतर से 42 अधिक है, यानी कि सीधा सीधा इसमें हम करेंगे 42 को 2 से डिवाइड, आ जाएगा 21। छोटी संख्या आपको प्राप्त हो गई। अब पहली लाइन पर आते हैं। छोटी संख्या का 5 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने से 39 कम है, यानी इसमें अगर 39 जोड़ दें बड़ी संख्या का 2 गुना हमें प्राप्त हो जाए। 21 पंचे 105 धन 39 बराबर 144 प्राप्त होगा। ये प्राप्त हुआ हमें बड़ी संख्या का 2 गुना, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, 72 आ जाएगा। आंसर आ रहा है 72। इस प्रश्न को कई बार समझना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि ये 42 में 2 का भाग क्यों दिया गया? चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं। 42 में 2 का भाग क्यों दिया गया, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो संख्याओं का योग x प्लस वाई उसके अंतर से 42 अधिक है, यानी कि ये बराबर होगा x माइनस वाई
प्लस 42, तो x कट गया, 2y इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू आ जाएगा 21। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, डायरेक्ट 21 कैसे आएगा। और फिर तो आपको पता ही है, 21 गुणा 5 धन 39 पूरे का बटा। देखिए वही टाइप प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। यदि किसी संख्या के 8 गुने में 120 जोड़ते हैं, 8 गुने में 120 जोड़ते हैं, ठीक है, कितना जोड़ते हैं, 120 जोड़ते हैं, तब उस संख्या के 10 गुने से 4 कम प्राप्त होता है। 10 गुने से 4 कम प्राप्त होता है, यानी कि अगर हम 4 जोड़ दें तो हमें वही संख्या मिल जाएगी। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, गुणज का अंतर कितना आया, 2, और इसका अंतर कितना आया, 120 और 4 124। सीधे सीधा 2 का भाग कर देंगे, पिछले सवाल में भी यही करा था। कितना आ गया, 62। आंसर इसका 62 होगा। ज़्यादा देर का सवाल नहीं। बड़ी संख्या एक छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है, और छोटी संख्या का 8 गुना जो है वो बड़ी संख्या से 2 अधिक है। तो ध्यान से समझना, गुणा 5 करने पर और प्लस 4 करने पर हमें वो संख्या मिलती है। चलिए अब इधर आते हैं, वो संख्या हमें कब मिलती है, गुणा 8 करने पर और, लेकिन गुणा 8 करने पर यहाँ पर 2 संख्या ज़्यादा मिल जाती है। फिर से समझिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है 5 गुने से, तो 5 गुने से 4 अधिक है, और 8 गुना जब करते हैं तो 2 और ज़्यादा मिल जाती है। तो यानी कि यहाँ पर अंतर कितना आया, 6 का अंतर आया। और यहाँ गुणज में कितने का अंतर आया, 3 का अंतर आया। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2, छोटी संख्या 2 है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के 5 गुने में 4 जोड़ देंगे, तो बचे 10 4 14। ये पहला विकल्प आ जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 2 के 8 गुने में से 2 माइनस कर दीजिए, 16 माइनस 2 बराबर 14। विकल्प वही सही निकलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने से जब 54 घटाते हैं तो छोटी संख्या मिलती है, और जब छोटी संख्या से 14 जोड़ा जाता है तब बड़ी संख्या मिलती है। छोटी संख्या कौन सी है? देखिए यदि इस प्रश्न को आप पूरे प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो बड़ी संख्या माना कि x है, छोटी संख्या माना कि y है। तो जब दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने से जब 54 घटाया जाता है तो हमें छोटी संख्या मिलती है, ठीक है। और जब छोटी में 14 जोड़ा जाता है तो हमें बड़ी संख्या मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से ये समीकरण बनेंगे और इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमारा बहुत समय बर्बाद करेगा। सीधे सीधे हम आ जाते हैं ना, सीधे सीधे आ जाते हैं, विकल्प से हम सॉल्व करते हैं। पहला विकल्प लेते हैं 9, 9 में से 14 जोड़ दीजिए, 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 23, और 23 का 3 गुना, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, इसमें से 54 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 9 6 15, जो कि हमारी छोटी वाली संख्या नहीं है। अब हम लोग 10 ले लेते हैं। 10 के 3 गुने से जब, पहले नहीं, अभी नहीं, 3 गुना क्यों, 10 में से 14 जोड़ना पड़ेगा, 10 धन 14 बराबर 24, और 24 का 3 गुना कितना हो गया, 72, 72 में से जब 54 घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त नहीं होता है। तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। अगला विकल्प हम चेक करते हैं, तीसरा नंबर का 6, 6 में 14 जोड़िए बराबर 20, और 20 के 3 गुना यानी 60 में से जब हम 54 घटाएंगे
तो हमें 6 ही मिल रहा है देखिए। तो यानी कि तीसरा विकल्प सही है, इन दोनों में से कोई विकल्प सही नहीं है, विकल्प इसका